फोर्स को कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है या फोर्सेस को ऐड किस तरह किया जाता है, ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है। और जो हमारे इस यूनिट का मेन टॉपिक है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि फ़ोर्स कैसे किसी बॉडी को टर्न कर सकती है, टर्निंग इफ़ेक्ट उसका क्या है। आज हमारा वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, असल में बॉडी टर्न करने के लिए जिस टाइम पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो उस टाइम पे वो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रही होती है। दैट वाज द रीज़न कि हमने फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीख लिया। और अगर कंपोनेंट्स गिवन हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो उन कंपोनेंट्स से फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं या फिर उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले इस टॉर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो सीखना ज़रूरी है। और आज के टॉपिक में उन्हीं टर्म्स पे डिस्कशन होगी और हम डिफ़ाइन करेंगे टॉर्क क्या चीज़ है और कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जितनी भी हमारी रोटेशनल मोशन है, जैसे ये डोर ओपन या क्लोज़ करें, वाटर टैप को क्लोज़ या ओपन करें, ये हमारा ये डोर लॉक है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है, इन तमाम में फोर्स का टर्निंग इफ़ेक्ट आ रहा है। टर्निंग इफ़ेक्ट से पहले जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या चीज़ है? हमने ये पढ़ा है कि कोई भी बॉडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिल के बनती है। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उससे काफ़ी सारे पार्टिकल्स मिलते हैं तो उससे कोई ना कोई मैस क्रिएट होता है। तो अगर उन पार्टिकल्स का आपस का डिस्टेंस चेंज ना हो, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, जैसे हम इस डोर पे फोर्स अप्लाई करें, ये पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स का आपस का डिस्टेंस चेंज ना हो, ये पार्टिकल्स दूर दूर ना चले जाएं, हम इसके हैंडल पे फोर्स अप्लाई करें तो ऐसा ना हो कि ये हैंडल जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाए। ज़ाहिर बात है, जब पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पोजीशन अपनी जगह चेंज करते हैं, तो उसमें शेप भी चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम डोर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस डोर, ये जो डोर जिन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, वो पार्टिकल्स एज इट इज़ रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ये सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स वैसे भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो ऐसी बॉडी जो जिसमें पार्टिकल्स का आपस का डिस्टेंस चेंज ना हो, अगर हम उसमें फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। या फिर दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई बॉडी डिफॉर्म ना हो, उसकी शेप चेंज ना हो, तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जितने भी सॉलिड स्टेट्स हैं मैटर की, वो रिजिड बॉडी कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई करने से उनकी शेप चेंज नहीं हो रही होती नॉर्मली अगर हम पुल या पुश कर रहे हैं उसको। लेकिन अगर लिक्विड पे हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, उसको जिस भी चीज़ में डाल दें वो उस शेप में आ जाता है। तो रिजिड बॉडी वो है जिसमें इन पार्टिकल्स का आपस का डिस्टेंस चेंज ना हो। अ बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन all pairs of particles of the body do not change by applying a force। फोर्स अप्लाई करें और पार्टिकल्स का आपस का डिस्टेंस चेंज ना हो, such a body is called as rigid body। In other words, a rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it। एक फोर्स या ज़्यादा फोर्सेस हम अप्लाई कर दें और बॉडी डिफॉर्म ना हो, उसकी फॉर्मेशन, उसकी शेप चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को भी हम रिजिड बॉडी कहते हैं। इस डोर की एग्जांपल लें तो इसको क्लोज़ या ओपन करें, इसका ये जो आउटर एज है जिस साइड पे लॉक लगा हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर हम इस डोर को ओपन करें तो यहाँ से ये इसका आउटर एज मूव करके, रोटेट करके इस जगह पर आ जाएगा जहाँ ये वाइट कलर का शो किया गया। तो जो आउटर एज है वो उसकी जगह चेंज हो रही है, लेकिन जो इनर एज है हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक लाइन है जिसकी जगह चेंज नहीं हो रही। और अगर हम इसकी बॉटम साइड लें तो उसके पार्टिकल्स भी इसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। कोई भी जगह हम ले लें इस डोर के ऊपर तो वो पार्टिकल्स, वो प्लेस जो है
वो इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है। डोर को हम ओपन और क्लोज़ करते रहें तो इससे ये जो लाइन है जहाँ से डोर जॉइंट है हिंज के साथ, वो जगह वो लाइन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो ऐसी लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करे उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे ही ये वाटर टैप है, अगर हम इसको ओपन या क्लोज़ करें तो जो इसकी सेंटर से लाइन पास होगी जिसके अबाउट ये टैप ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। इस लॉक का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? आउटवर्ड टू द डोर। यहाँ से इस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो इसके सेंटर से पास करे, जिसके अबाउट ये लॉक रोटेट करेगा, इसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, कोई भी बॉडी है किसी लाइन के अबाउट रोटेट करती है, जिसको हमने रोटेशनल मोशन में भी डिस्क्राइब किया था। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल्स, इस बॉडी के पार्टिकल्स सर्कल में मूव करेंगे। ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। इन पार्टिकल्स का सेंटर पॉइंट क्या होगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं? वो इस लाइन के ऊपर होगा। द लाइन इज़ दिस लाइन इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी। ऐसी लाइन को जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करे या जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो रोटेट कर रहे हों, उनका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो उस लाइन के ऊपर हो, ऐसी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये डोर अपने हिंज जॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस हिंज जॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हिंज से पास होगा। ऐसे ही अगर हम शार्पनर में पेंसिल टर्न करें तो उसमें भी जो पेंसिल का जो अंदर का सिक्का होता है, जो ग्रेफाइट का रॉड है, वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो टर्निंग इफ़ेक्ट में एक तो हम रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे कि बॉडी रिजिड है। अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो उसमें टर्निंग इफ़ेक्ट आना डिफ़िकल्ट होगा, और वो टर्निंग होगी किसके अबाउट? द टर्निंग विल बी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, the particles of the body move in a circle with their centers all lying on this line. This is called axis of rotation. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमें कहाँ कहाँ पे नज़र आता है डेली लाइफ में? 3 एग्जांपल्स इधर बताई हुई हैं। टर्निंग पेंसिल इन शार्पनर, शार्पनर में पेंसिल टर्न करें। टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, इस वाटर टैप का स्टॉप कॉक हम टर्न करें, रोटेट करें, तो इसमें भी टर्निंग इफेक्ट आएगा। डोर नॉब को हम क्लोज़ करें या ओपन करें, ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं जिसमें टर्निंग इफ़ेक्ट हमें डेली लाइफ में नज़र आ रहा है। टॉर्क को या मोमेंट ऑफ अ फोर्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो सिंपल से वर्डिंग में डिफ़ाइन कर सकते हैं। द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफ़ेक्ट, फोर्स के टर्निंग इफ़ेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं या फिर हम उसको मोमेंट ऑफ द फोर्स भी कहते हैं। तो टॉर्क, मोमेंट ऑफ द फोर्स या टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, इन तीनों का सेम मीनिंग है। अब ये टर्निंग इफ़ेक्ट या टॉर्क किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अभी हमने डिपेंडेंस देखनी है। हमारे डोर का जो हैंडल है ये आउटर एज पे ही क्यों लगाया होता है? इसको हम हिंज के करीब क्यों नहीं लगा देते? इसका रीज़न क्या है? हम यहाँ पे भी तो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आउटर एज पे हैंडल लगाने का पर्पज़ ये है कि हम इजीली इस डोर को यहाँ से ओपन कर सकेंगे। इसी हैंडल को अगर हम उतार के इधर हिंज के करीब ले आएँ, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब ले आएँ, और फिर हम डोर ओपन करने की कोशिश करें या क्लोज़ करने की कोशिश करें, वो ओपन या क्लोज़ तो हो जाएगा लेकिन हमारी फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना हम दूर जाके हैंडल लगाएंगे वहाँ पे हम इजीली डोर को ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स कि टॉर्क डिपेंड कर रहा है उस डिस्टेंस पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, टॉर्क उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो स्पैनर है जिससे हम नट ओपन या क्लोज़ करते हैं, इसमें अगर एक छोटा स्पैनर है जिसकी ये लेंथ शॉर्ट है, यहाँ इस जगह पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका नट के मिड में होगा। नट के मिड से जो लाइन पास हो आउटवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक हमारे पास शॉर्ट स्पैनर है और एक लॉन्ग स्पैनर है। तो लॉन्ग स्पैनर से मैकेनिक इजीली नट को ओपन कर लेगा एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट स्पैनर।
इसीलिए जो जिन नट्स का साइज़, ये तो सेम नट का साइज़ दिखाया हुआ है, अगर हम सेम नट को भी एक लॉन्ग स्पेनर और एक शॉर्ट स्पेनर से ओपन करने की कोशिश करें तो उसमें लॉन्ग स्पेनर वाले से नट इजीली ओपन या क्लोज़ हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो नट बड़े साइज़ के होते हैं, जिनका डायामीटर ज़्यादा होता है, उनके लिए हमारा जो स्क्रू है, जो स्पेनर है, उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें उधर फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। तो हम टर्निंग इफ़ेक्ट, फोर्स का टर्निंग इफ़ेक्ट बढ़ा सकते हैं अगर ये हमारी लेंथ ज़्यादा हो जाए। टॉर्क को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दें। तो ये दो एग्जांपल्स इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं कि अगर हमें कम फोर्स अप्लाई करवा के कोई बॉडी टर्न करानी है तो उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करनी है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट बॉडी ने रोटेट करना है, ये नट भी उसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये स्पेनर भी उसी के अबाउट रोटेट करेगा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो हमारी टर्निंग ईजी हो जाएगी, और अगर ये डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो टर्निंग डिफ़िकल्ट होगी। द मोमेंट प्रोड्यूस, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हम मोमेंट का वर्ड भी यूज़ करेंगे, सिंपल मोमेंट। द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स यूजिंग अ स्पेनर ऑफ लॉन्गर आर्म इज़ ग्रेटर। जिस स्पेनर की आर्म लॉन्ग है उससे जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा इट विल बी ग्रेटर देन द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द सेम फोर्स। अगर उतनी ही फोर्स हम अप्लाई करें एक छोटे स्पेनर पे बट यूजिंग अ स्पेनर ऑफ शॉर्टर आर्म। इसका मतलब ये है कि इस लेंथ के ऊपर, अभी हम इसको नाम देंगे, इसको हम मोमेंट आर्म कहेंगे, इस लेंथ का नाम हम मोमेंट आर्म रखेंगे, कि जो टर्निंग इफ़ेक्ट है, टॉर्क है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो डिपेंड कर रही है इस डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर मोमेंट आर्म पे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? फाइनली हम उसी चीज़ पे जा रहे हैं, अपने उन दो पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर ये मोमेंट डिपेंड करता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स। ये फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगी, ये लाइन हमारी वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, तो इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रही होगी उस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये एक फिगर है, कोई भी एक बॉडी है और ये रोटेट कर सकती है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस बॉडी पे हम इस एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, ये ग्रीन कलर से एरो शो किया गया फोर्स का, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से बॉडी हमने इसको पिन जॉइंट दिया हुआ है, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी ऐसे इस फॉर्म में। फोर्स किस लाइन के अलॉन्ग लग रही है? ये डॉटेड लाइन से शो की गई है, डॉटेड लाइन BC। तो BC लाइन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। A line along which a force act is called line of action of force. एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम पढ़ चुके हैं, ऐसी लाइन जिसके अबाउट बॉडी के पार्टिकल्स रोटेट करें, उन सारों का जो रोटेशनल सेंटर है वो उस लाइन के अलॉन्ग हो, तो उस लाइन के अबाउट हो, ऐसी लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है उस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। A डैश लाइन जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। BC लाइन जो है ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जिस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स F एक्ट कर रही है। एंड नाउ देयर इज अनदर टर्म मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे अगर इस डिस्टेंस का इस जो ग्रीन रेड कलर की लाइन शो की गई है, इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल हम फाइंड आउट करें, दिस विल बी 90 डिग्री। इसी तरह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और इस लाइन रेड लाइन में जो A डैश B लाइन है, इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करें, इट इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब ये है मोमेंट आर्म जिस पे लिखा हुआ है, ये लाइन परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के,
और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के परपेंडिकुलर ये लाइन है। इस लाइन का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and the line of action of force is called the moment arm of the force. It is represented by the distance L. ये हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इस डिस्टेंस को या इस लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे मोमेंट आर्म को L के साथ, और जो फोर्स एक्ट हो रही है लाइन ऑफ एक्शन के अगेंस्ट, वो हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दो चीज़ों पे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट, ये डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हम मोमेंट का वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोमेंट आर्म के लिए मोमेंट का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। मोमेंट आर्म हम कंप्लीट वर्ड ही कहेंगे। इन दो फैक्टर्स की डिटेल हमने डिस्कस कर ली है कि मोमेंट आर्म पे कैसे डिपेंड कर रहा है टॉर्क। जितनी लेंथ हम बढ़ाते जाएं उतना हमारा टर्निंग इफेक्ट इजीली हो जाएगा, या फिर हम इस फोर्स को इंक्रीज़ कर दें तो हमारी टर्निंग इजी हो जाएगी। तो टॉर्क डिपेंड कर रहे हैं मोमेंट आर्म पे एंड फोर्स पे। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स F, कितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड द मोमेंट आर्म L ऑफ द फोर्स, और उस फोर्स की मोमेंट आर्म क्या है, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। ग्रेटर इज़ अ फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, उतना ही मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, या फिर मोमेंट ज़्यादा होगा, या टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, या इन अदर वर्ड्स उतना ही टॉर्क ज़्यादा होगा। सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मोमेंट आर्म, जितनी ये मोमेंट आर्म लॉन्ग होगी ग्रेटर इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स, टॉर्क उतना ज़्यादा होगा। दस द मोमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क इज़ डिटरमिन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म L। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मोमेंट आर्म के और फोर्स के, तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स को और मोमेंट आर्म L को, तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, एक ग्रीक लेटर है टॉ, इसको पढ़ते हैं TOU टॉ, और रिप्रेजेंट इस कैसे करेंगे, जैसे कैपिटल T लिखा जाता है उस तरह, लेकिन ये स्मॉल केस में लिखा जाएगा और नीचे से थोड़ा सा टर्न हो रहा है। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, फोर्स से लेके लाइन ऑफ एक्शन से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। फॉर्मूले से हमें एक तो डिपेंडेंसी पता चल जाती है कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म, और फॉर्मूले से ही हम यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, SI यूनिट, और मोमेंट आर्म क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस है, और लेंथ का SI यूनिट मीटर है, तो टॉर्क का यूनिट हुआ न्यूटन मीटर। SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को डिफाइन करेंगे। टॉर्क 1 न्यूटन मीटर कब होगा, जब 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। सो अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही होगी परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म 1 मीटर अलोंग। अगर ये हमारे पास मोमेंट आर्म 1 मीटर की है और 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है इस बॉडी के ऊपर, तो इस बॉडी का टॉर्क 1 न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ अ बाइसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक मैकेनिक है जो किसी बाइसाइकिल का टायर उसका नट जो है वो टाइट कर रहे हैं, और इस स्पैनर की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेंथ से हमें क्या चीज़ पता चलेगी, मोमेंट आर्म। इस स्पैनर की लेंथ इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक की, उस तक का डिस्टेंस है। बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स 200 न्यूटन, और अपने हैंड से वो फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं, 200 न्यूटन। F इज़ 200 न्यूटन एंड लेंथ L इज़
या मोमेंट आर्म L इज़ 15 सेंटीमीटर. फाइंड द टॉर्क दैट हैज़ टाइटनड इट. हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है जिससे नट टाइट होगा. 200 न्यूटन फोर्स 15 सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में हमने लेके जाना है. इट इज़ 0.15 मीटर. सो टॉर्क इज़ फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म. 200 को 0.15 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 30 न्यूटन मीटर. अ टॉर्क ऑफ 30 न्यूटन मीटर इज़ यूज टू टाइटन द नट. इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड perpendicular on a spanner at a distance of 10 centimeter. 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है. F इज इक्वल टू 100 न्यूटन परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर. एक स्पैनर पे परपेंडिकुलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. दिस इज आवर मोमेंट आर्म फ्रॉम अ नट. Find the torque produced by the force. We have to find the torque. As we know, torque is equal to force multiplied by the moment arm. As force is 100 Newton multiplied by 10 centimeter. हमने ऐसा यूनिट में लिखना है. It will be equal to 0.1 meter. So 100 multiplied by 0.1, so torque will be 10 Newton meter. The torque produced by the force of 100 Newton at a distance of 10 centimeter from a nut is 10 Newton meter. Turning effect of force को हमने डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड टर्म्स डिस्कस की हैं. रिजिड बॉडी क्या चीज़ है जिसमें पार्टिकल्स का आपस का डिस्टेंस चेंज ना हो. एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस किया जिसके अबाउट हमारी बॉडी रोटेट करेगी, टर्न करेगी, क्योंकि हम टर्निंग इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं. और वो टर्निंग इफेक्ट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द लोकेशन वेयर द फोर्स इज़ अप्लाइड. फोर्स किस जगह पे अप्लाई की जा रही है. लॉन्ग स्पैनर होगा तो उस पर कम फोर्स लगा के हम वही काम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट स्पैनर. या फिर अगर हमें अपना टॉर्क बढ़ाना है, नट ज़्यादा बड़ा है, उसका डायामीटर ज़्यादा है, उसको टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो हम मोमेंट आर्म इंक्रीज़ करके उतनी ही फोर्स लगा के वो नट ओपन कर सकते हैं. जैसे अगर हम 10 न्यूटन की फोर्स लेट्स अप्लाई करके इस एक नट को ओपन कर सकते हैं और हम मैक्सिमम 10 न्यूटन की फोर्स ही अगर लगा सकते हैं लेट्स सपोज, और हमारे पास नट काफ़ी बड़ा है जिसका डाया इसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब हमने ओपन तो करना है उसको, तो हमारे पास इजी मेथड क्या होगा कि हम मोमेंट आर्म ज़्यादा कर दें, लॉन्ग स्पैनर यूज़ कर दें, तो हम शायद 10 न्यूटन की फोर्स लगा के उस नट को ओपन कर लेंगे. उसके बाद हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पढ़े. जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट विल बी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. मोमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंट आर्म कहलाता है. टॉर्क डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उस पे. दोनों की वैल्यूज़ या दोनों में से किसी की भी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा और जितनी कम होगी उतना टर्निंग इफेक्ट कम होगा.